Hey guys, welcome to the channel Spirit of Chemistry. So this is Shruti Tripathi and we are going to discuss about the all question from June 2011 to December 2013 of organometallic chapter of 2 mark question. Alright, so start करते हैं. So first question है हमारा, in Ziegler-Natta catalysis the commonly used catalyst system is. So ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपनी फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ जून 2011 के क्वेश्चन में, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑलवेज ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट जो होता है एल्यूमिनियम और टाइटेनियम का कंपोजिशन होता है, ठीक है. तो सी और डी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, बचता है ए और बी. सो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी टाइटेनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल जो इसका कॉम्पोजिशन होता है वो ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट होता है, ठीक है. तो ये अपने दिमाग में चिपका के रख लीजिए कि टाइटेनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल का जो कॉम्पोजिशन है उसे हम ज़िग्लर-नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है. अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप ऑर्गेनोमेटेलिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको हमेशा ऐसा कंपाउंड, जब भी आप कहीं फंसते हैं तो आपको हमेशा ऐसे कंपाउंड की तरफ जाना है कि जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा हो, ठीक है. अब जैसे कि इसी क्वेश्चन में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन रूल ही बताता है कि कौन सा ज़्यादा ऑक्सीडेशन बहुत ही आसानी से दे सकता है. दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कभी भी ऑप्शन की तरफ नहीं देखेंगे, पहले आप सॉल्व करके देखेंगे. अगर नहीं आता है तब आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे, क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है. अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन आता ही नहीं है, तब आप ऑप्शन में तब तुक्का लगाइए जाके. अदरवाइज़ आपको कभी भी ऑप्शन की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, ठीक. तो सेकंड क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन अकर्स वेरी इजीली इन केस ऑफ. सो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन मत पहले आप खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा. सो पहली चीज़ तो मैंने बताया था कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा कोई भी अगर कंपाउंड है यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक में, तो जनरली 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो ही करता है. तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं, जैसे कि हमें पता है यहाँ पर eta5C5H5 ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है ये 5 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है. तो यहाँ पर 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल है तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन. आयरन हमारा 8 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ टोटल कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन. अब नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड वाले में, जिसमें दिया है eta5C5H52CO. कोबाल्ट का हमें पता है कि कोबाल्ट हमें 9 इलेक्ट्रॉन देता है, बाकी साइक्लोपेंटाडाइनाइल सब में सेम है, तो ये 10 ही इलेक्ट्रॉन देगा. तो 10 + 9 19 हो गया. ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है. थर्ड वाले में देखेंगे तो रुथीनियम हमारा 8 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं. और फोर्थ वाले में भी कोबाल्ट प्लस, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. इसकी वजह से ये जो कंपाउंड है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा. नाउ यू ऑल नो दैट ऑक्सीडेशन क्या है. ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट या एटम या फिर कोई कंपाउंड एक इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज़ कर रहा है तो वो प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है. अब यहाँ पर सारे कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं, जबकि सेकंड वाला जो है कोबाल्ट वाला वो यहाँ पर 19 इलेक्ट्रॉन रूल, 19 इलेक्ट्रॉन है इसके पास. तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने के लिए क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ईजिली दे देगा, जिसकी वजह से 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो कर सकता है. 18 इलेक्ट्रॉन रूल मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ऑर्गेनोमेटेलिक में जितने भी कंपाउंड होते हैं जनरली 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करने की वजह से वो सबसे स्टेबल होते हैं, ठीक. दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, eta5C5H5 का होल्ड वाइज कोबाल्ट. नाउ दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन जून 2011, जिसमें पूछा है कि कॉम्प्लेक्स इन विच ऑर्गेनिक लिगेंड इज हैविंग ओनली सिग्मा बॉन्ड विथ मेटल इज. सो यहाँ पर ऐसा कॉम्प्लेक्स बताना है जिसमें ऑर्गेनिक लिगेंड जो हो, जो आपका लिगेंड है उसके पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हो और क्या कहते हैं पाई बॉन्ड बिल्कुल भी ना हो. तो यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा होगा कि बी में देखिए, बी में अगर देखते हैं तो eta5C5H5 जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल होता है इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो ये ऑर्गेनिक लिगेंड सिग्मा बॉन्ड कंटेन नहीं करता है सिर्फ, ठीक है, बी नहीं होगा. सी में देखिए, इसमें जो है PtCl3C2H4, इसको हम क्या और बोलते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आंसर इसका.
सो यहाँ पर इस कंपाउंड में भी एक ऐसा लिगेंड प्रेजेंट है जिसमें पाई बॉन्ड है, ठीक। तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है ईटा 6C6H6 और होल्ड वाइज रुथेनियम। सो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ऑलरेडी बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। बेंजीन रिंग में आप सबको पता है कि पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब लास्ट जो आंसर बचता है वो है हमारा ए, जिसमें CH3, सबको पता है यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच रहेगा टंगस्टन से, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। Next question is 4. This question was asked in December 2011. So question is the correct combination of metal, number of carbonyl ligand and the charge for a metal carbonyl complex MCOX minus Z that satisfies 18 electron rule. तो आपको ऐसा मेटल, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल लिगेंड और चार्ज ऐसा एडजस्ट करके रखना है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करे। तो ये सिंपल है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मेटल टाइटेनियम लेते हैं और X यहाँ पर 6 लेते हैं और Z 1 लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ये टोटल कितना बन रहा है, 17 इलेक्ट्रॉन बनेगा। अगर हम बी में देखें तो यहाँ पे वेनेडियम लें और नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर 6 लें या Z1 लें, तो इसमें ओवरऑल अगर काउंट करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 18 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी VCO6 -1। बाकी भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल कोई नहीं फॉलो करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टेबल साइक्लोपेंटाडाइनाइल कॉम्प्लेक्स ऑफ बेरिलियम S। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी कभी मेन ग्रुप एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, कभी भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेंगे। 18 इलेक्ट्रॉन रूल सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन मेटल के लिए होता है। पी ब्लॉक और मेन ग्रुप एलिमेंट्स के लिए हमेशा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है वो हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रूल के लिए ज़्यादा बेटर होता है, वो ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर आपको बस ये चेक करना है कि 8 इलेक्ट्रॉन रूल कौन फॉलो कर रहा है, जो फॉलो करेगा वही सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा बेरिलियम का। फर्स्ट ऑप्शन है बी ईटा 5C5H5 होल्ड वाइज। तो मैंने बताया था कि साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन देता है। अगर ईटा 5 यानी हैप्टिसिटी अगर 5 दी हुई है, ठीक है, तो 5 2 जा 10 प्लस बेरिलियम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए 12, तो स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है ईटा 5C5H5 और ईटा 3C5H5। तो यहाँ पर सेकंड वाले में ईटा की जो हैप्टिसिटी है साइक्लोपेंटाडाइनाइल की वो 5 भी और 3 भी है, तो 5 + 3 कितना होगा 8 हो गया। और बेरिलियम कितना देता है आपको 2 देता है, इसीलिए 5 + 3 + 2 10 हो गया। सी वाले ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल की हैप्टिसिटी यानी 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 कार्बन से ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और ये ईटा 3 वाला 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, तो इसीलिए 1 + 3 कितना हो गया 4 और बेरिलियम 2 देगा, इसीलिए 6 हो गया। अब डी वाले में देखते हैं, तो डी वाले में सेम है ईटा 1 और ईटा 5, तो 5 + 1 कितना हुआ 6 + 2 बेरिलियम का, इसलिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है मेन ग्रुप एलिमेंट के लिए, इसीलिए क्या फॉर्म करेगा स्टेबल साइक्लोपेंटाडाइन बेरिलियम का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो उसके साथ स्टेबल बनेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जून 2012, ठीक है। इसमें पूछा गया है फॉर द रिएक्शन दिस कंपाउंड व्हेन रिएक्ट विद Cl2 इट विल गिव्स द दिस कॉम्प्लेक्स ट्रांस द करेक्ट ऑब्जर्वेशन इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की हम बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है CO की वो प्रोडक्ट में ज़्यादा होगी या फिर रिएक्टेंट में, या फिर दोनों में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी। तो आपको पता है जब भी मेटल कार्बोनिल के साथ अटैच होता है तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग का प्रोसेस होता है। बैक बॉन्डिंग 2 प्रोसीजर पे डिपेंड करती है, मेटल पे भी डिपेंड कर सकती है और लिगेंड पे भी। तो यहाँ पर अगर मेटल बैक बॉन्डिंग ज़्यादा कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि उसमें कार्बोनिल में जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो, अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा
होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली नहीं दे पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है लिगेंड ऐसे अटैच हो जो पाई एक्सेप्टर हो, यानी कार्बोनिल से ज़्यादा जिनकी एक्सेप्टेंट टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे, तो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या प्रोसेस हो रही है। अब इसमें रिएक्टेंट जैसे ही Cl2 के साथ अटैच होता है तो Cl2 हमें पता है Cl कैसा है, सिग्मा डोनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है, मेटल को। जैसे ही मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी बैक बॉन्डिंग इंक्रीज़ कर सकती है, लेकिन आपको हमेशा पहले ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाना है। जैसे ही Cl2 अटैच होता है और ये कंपाउंड बनता है तो इसमें जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 हो जाती है, यानी रिएक्टेंट में +1 थी और प्रोडक्ट में +3 हो जाने की वजह से इसकी बैक बॉन्डिंग पे इफ़ेक्ट आता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ईजिली दे नहीं पाएगा कार्बोनिल को, और जब इलेक्ट्रॉन ईजिली दे नहीं पाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल की इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है, उसके बाद लिगेंड का बिहेवियर देखना है। ऑलराइट, सो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, CO इज़ ग्रेटर देन द न्यू CO रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2012 में पूछा गया था कि इन MO2S2 2- cluster the number of bridging S2 2- and coordination number of MO respectively are। सो यहाँ पर एक क्लस्टर कंपाउंड दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ ब्रिजिंग बताना है S2 2- का और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है MO का, यानी MO से कितने ये लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो स्ट्रक्चर से आपको पता ही चल गया होगा कि MO के अराउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है और जो ब्रिजिंग बना रहे हैं नंबर ऑफ़ ब्रिजिंग S2 2- हैं वो 2 है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2012 में पूछा गया है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ eta5Cp ग्रुप विथ नाइट्रिक ऑक्साइड इज़ ईजीएस्ट फॉर। तो यहाँ पर 4 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और चारों में साइक्लोपेंटाडाइनाइल प्रेजेंट है। तो इसमें बोला गया है अगर एक ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो आसानी से साइक्लोपेंटाडाइनाइल को रिमूव करके सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर आपको पता होगा कि नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव करता है और 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह भी बिहेव करता है। तो यहाँ पर जो लिया गया है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह लिया गया है। अब क्या करना है, सिंपली eta5C5H5 को आपको रिप्लेस करके NO पुट करना है, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर मान के, और देखना है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल कौन सा फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में अगर ऐसा करते हैं तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेगा। बी वाले में अगर हम eta5Cp को हटा के नाइट्रिक ऑक्साइड लगाना चाहें तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा, लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड उतना आसानी से Cp को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसीलिए बी वाला आंसर नहीं होगा। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप NO को लगाएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन साइक्लोपेंटाडाइनाइल के, 3 इलेक्ट्रॉन NO के और Ni के 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए आंसर सी होगा। ऐसे डी में अगर देखें तो डी में अगर NO को इसमें eta5Cp को रिप्लेस करते हैं NO के साथ, तो यहाँ पर ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, दिसंबर 2012 में पूछा गया था कि द मॉलिक्यूल दिस ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, द 2m सेटिस्फाइंग द कंडीशन आर। अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है जिसमें कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल ये फॉलो कर रहा है। m यहाँ पर मेटल है, तो ये बताना है कि m को अगर हम किसी मेटल के साथ रिप्लेस करें, कौन सा 2 मेटल हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सेटिस्फाई करने में क्या है, आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करवाना है। यहाँ पर अगर आप कोई भी मेटल रखवा के देखते हैं, अगर कोई भी मेटल 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जैसे कि कार्बोलिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है,
और ये जो है डबल बॉन्ड COCH3PH, ये जो कार्बीन है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ये हो गया, और ये 5 CO जो हैं ये आपके टोटल 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी 10 + 2 कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन, और 18 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो भी 6 इलेक्ट्रॉन देगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ए होगा, क्योंकि यहाँ पर क्रोमियम 6 इलेक्ट्रॉन देता है और Re जो है वो जनरली 7 इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन जैसे ही इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा 6 इलेक्ट्रॉन। सो राइट आंसर इज ए। नाउ दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन जून 2013, जिसमें पूछा गया द लिगेंड इन यूरेनोसिन इज। तो यूरेनोसिन में कौन सा लिगेंड होता है, तो इसका आंसर यही है, ए है, C8H8 इसका मैंने डायग्राम भी साइड में बना दिया है कि ये C8H8 जो लिगेंड होता है वो यूरेनोसिन में प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ में इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यूरेनोसिन में यू की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन 12 है, इन मेटल ओलेफिन इंटरेक्शन द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन मेटल ओलेफिन पाई बैक डोनेशन वुड बी। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आपको पाई बैक बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी पता है, जो कि मैंने अभी पहले ही बता दिया है, ठीक है। सो आंसर पहला है लीड टू डिक्रीज इन CC बॉन्ड लेंथ, बी है चेंज द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, सी है चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द olefin carbon from sp2 to sp3, and D is increase with the presence of electron donating substituent on the olefin। सो देखते हैं, जैसे कि ये एक मेटल है जो कि ओलेफिन के साथ जुड़ा हुआ है, ओलेफिन यहाँ पे ये C लिगेंड है, ठीक है। तो इसमें पाई बैक डोनेशन इंक्रीज होता है, तो क्या होगा, मेटल अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसमें C में, तो ऑब्वियस सी बात है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। CC बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होने का मतलब है कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होगी। लेकिन यहाँ पहले वाले में दिया हुआ ऑप्शन में कि डिक्रीज़ करती है CC बॉन्ड लेंथ, तो गलत आ गया। दूसरा है कि चेंज द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल, अगर मेटल बैक डोनेशन कर रहा है तो इसकी फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस होगा नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट पे, फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सी आंसर है चेंज इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द ओलेफिन कार्बन फ्रॉम sp2 टू sp3, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का चेंज हो जाएगा ओलेफिन में sp2 से sp3। हाँ वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि बैक बॉन्डिंग की वजह से ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर जाएगी, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ करने की वजह से और बॉन्ड ऑर्डर कम होने की वजह से, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, वो बॉन्ड ऑर्डर घटने की वजह से, यानी सिंगल बॉन्ड आने की वजह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है। तो आंसर सी करेक्ट है। डी भी देख लेते हैं कि इंक्रीज विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट ऑन द ओलेफिन। अब यहाँ बोला गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं ओलेफिन में तो क्या होगा, मतलब पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज़ कर जाएगी क्या, मतलब नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलरेडी ओलेफिन को इलेक्ट्रॉन देगा। अगर हमें और चाहिए मेटल से पाई बैक बॉन्डिंग अच्छी करनी है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे एल्कीन पे, ओलेफिन पे। अगर ओलेफिन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तभी जाके मेटल पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज़ करेगी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ये जून 2013 में अगेन पूछा गया था कि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम इन eta7 ट्रोपाइलियम MO, मोलिब्डेनम है, CO का होल थ्राइस प्लस, होल चार्ज प्लस है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इजी ऑर्गेनोमेटेलिक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको 2 मार्कर के क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, ठीक। तो अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। eta7 ट्रोपाइलियम पे प्लस चार्ज होता है, इसीलिए +1 देगा ऑक्सीडेशन स्टेट। MO का निकालना है, इसीलिए X मानते हैं। कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, इसीलिए +0, और ओवरऑल +1 चार्ज है, इसीलिए +1। जैसे ही X की वैल्यू निकालेंगे तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी मोलिब्डेनम पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है,
ज़ीरो, यानी सी आंसर है इसका। Now the next question was again asked in 2013, December 2013. The number of metal bonds in W2OPH का whole 6 is. So यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का मेटल बॉन्ड पूछ रहे हैं, और कभी भी अगर डायमेरिक कोई कॉम्प्लेक्स देता है तो आपको इस तरीके से निकालना है कि पहले आप जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है W2 की, तो 2x ले लेंगे, प्लस OPH की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, इंटू 6 कर देंगे। ओवरऑल जब देखेंगे तो 2x = 6 हो जाएगा और x + 3 हो जाएगा, यानी एक टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यानी दोनों टंगस्टन को अगर लेंगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद हमें पता है टंगस्टन में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 6 होते हैं, और 2 टंगस्टन की अगर बात करें तो टोटल 12 हो गए। 12 में +6 टंगस्टन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 6 माइनस करने के बाद 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ठीक है, अब हम इसे ऐसे एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है हमारा इसमें मेटल बॉन्ड्स के लिए, वो कुछ ऐसा होता है कि सिग्मा बनता है, फिर पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, फिर डेल्टा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, उसके बाद डेल्टा स्टार, अगेन पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। तो सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे और पाई में 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, डेल्टा हमारा ऐसे ही खाली जाएगा। इसका मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ़ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, यानी 6/2, तो 3 आ जाएगा। यानी मेटल बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट हैं, 3, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3। Now question 15 is the reaction. This reaction is given plus CO and it will give this product. ठीक है, ये दिसंबर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसमें बताना है कि ऑक्सीडेटिव एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, या फिर माइग्रेटरी इंसर्शन है। ठीक, तो पहले सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं कि कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर मैंगनीज़ हमारा 7 इलेक्ट्रॉन देता है, जो कार्बोनिल है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 + 7 17, और Me यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन देता है, यानी टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ अगर CO आएगा भी तो CO कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं बन रहे हैं वो डिस्टर्ब ना हो, तो इसीलिए CO का यहाँ पर इंसर्शन होगा। ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए हमें यहाँ पर Me या फिर CO को हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए एक ग्रुप रिलीज़ करना पड़ेगा, यानी 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसके लिए, जो कि आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है कि कोई भी ऐसा जो लिगेंड है वो रिमूव नहीं हुआ है, तो ए तो आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक, बी और सी भी नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कार्बोनिल यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक, अब यहाँ पर बचता क्या है, माइग्रेटरी इंसर्शन। सिंपल सी चीज़ है, COMe के आने के बाद 18 इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही रहते हैं। अब आगे मैं अगर होगा तो उस पर भी वीडियो बना दूँगी माइग्रेटरी इंसर्शन पे, जिसमें इंसर्शन और माइग्रेटरी इंसर्शन दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसमें मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो अगर टाइम मिला तो मैं वो भी बना दूँगी। अभी बस नॉर्मल क्वेश्चन समझने के लिए आप बस इतना याद रखिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, माइग्रेटरी इंसर्शन। ऑलराइट, नाउ अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑल्सो वेरी इजी, और ये भी CSIR एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये भी मैं जैसे अभी आपको टंगस्टन वाला एग्जांपल बताता वैसे ही सेम यही है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मेटल बॉन्ड इन द डायमेरिक कॉम्प्लेक्स। डायमेरिक कॉम्प्लेक्स दिया है, मैंने बता दिया कि पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, जिसकी निकालते हैं उसे x मानते हैं, यानी 2x। Cl हमारा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है इसकी, तो -1 Cl कितने 4 × 4 हो जाएगा, प्लस Me2PH जो होता है हमारा न्यूट्रल होता है, इसीलिए यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, = +1 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x हमारा 2.5 आ रहा है, यानी अगर 2 Re की वैल्यू लें, Re की ऑक्सीडेशन स्टेट लें तो वो 5 आएगी। अब क्या करना है, Re का टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं,
टोटल दोनों को मिला के 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। 14 में से -5 कर देंगे तो 9 बचेंगे। अब 9 इलेक्ट्रॉन हम सिग्मा पाई डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब भरेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई में 4 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा डेल्टा स्टार में, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 हो गए और टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 हो गए। माइनस करेंगे तो 8 - 1 7 आएगा अपॉन 2, जिसका 3.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, B 3.5। ऑलराइट, तो ये आपके 6 इयर्स के टोटल 15 और 16 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और ऐसे ही आपको पर डे ऐसी वीडियो चाहिए 20 या 15 क्वेश्चंस की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।